हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अमरदीप और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर में स्वागत है। आज केमिकल काइनेटिक्स का यह छठा वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। और आज से पहले या लास्ट क्लास में की अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट किए थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे 10 से 15 मतलब 5 क्वेश्चन, और जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बहुत सारे थ्योरीज को पढ़ाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स का, उसके आधार पे 1 से लेकर 10 तब क्वेश्चन करने के लिए दिया था। तो बहुत सारे बच्चों से कुछ क्वेश्चन बना है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी बने हैं, तो उन क्वेश्चन का आज डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर हमने 6 लिया है, पहले 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं, एक बार पहले पढ़ते हैं इसको अच्छे से। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, आपको याद होगा रिएक्शन दो तरह का होता था, एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स। साफ साफ मेंशन किया हुआ कि रिएक्शन कैसा एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री की खास बात होती थी, याद होगा आपको, कि रेट जो रेट मैं कह रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता था वो कोएफिशिएंट के बराबर होता था। आपको मैंने पढ़ाया था ये सब चीजें। तो एलिमेंट्री रिएक्शन 2a + b2 से 2ab एक एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है। आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट हाउ मच द रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंजेस, मतलब कितने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करेगा, बदलेगा, अगर इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब ये कि रिएक्शन जिस कंटेनर में हो रहा है उसका एक वॉल्यूम होगा अपना, मान लो v वॉल्यूम है, और उस v वॉल्यूम को अगर हम घटा करके 1/3 कर देते हैं, अर्थात v/3 कर देते हैं, तो वॉल्यूम को अगर 1/3 कर देते हैं, घटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो ऐसा करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है कितने से बदल जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं इस पे कैसे करेंगे काम। सबसे पहला चीज ये कि जो आपका रिएक्शन है पहले लिख लें 2a + b2 से 2ab। ठीक है, ऑब्वियस एलिमेंट्री रिएक्शन है, 4 एलिमेंट्री रिएक्शन है ये। एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में एक खास बात था कि अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन से रेट का एक्सप्रेशन लिखे, रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट बराबर होता था कांस्टेंट के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन जो कि आपका a है उसके पावर x है ना, जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन होता था। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर कोएफिशिएंट के बराबर होता है, तो a का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसका a का ऑर्डर 2 हो जाएगा, और b2 के कंसंट्रेशन के पावर कितना हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेट वाइज एक्सप्रेशन हुआ, क्लियर है। अच्छा, एक चीज देखो जरा अच्छे से, तो रेट आपका है कि a के कंसंट्रेशन के पावर 2 और b2 मतलब b2 एक स्पीशीज है उसके कंसंट्रेशन के पावर 1। कंसंट्रेशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मोल पर लीटर में, मतलब कि मोल पर लीटर मतलब सॉल्यूट का मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a का मोल, तो a का मोल Na, वॉल्यूम तो जितना वॉल्यूम b का होगा उतना ही वॉल्यूम a का होगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन का ओवरऑल वॉल्यूम कितना होगा, जब इसका v मानेंगे इसका भी v होगा, इसका मोल कितना होगा Nb, इसका वॉल्यूम v, a² a1, ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। ये मोल बटा वॉल्यूम, मोल बटा वॉल्यूम, b का मोल Nb वॉल्यूम v दोनों का सेम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम a और b का होगा, क्लियर है यहाँ तक। चलो आते हैं, अब ये जो आपका रेट है ये इनिशियल रेट है, तो हम इसको रेट i मान लेते हैं, रेट इनिशियल जब v वॉल्यूम था, तो Na/v के पावर 2 और इनटू Nb/v के पावर 1, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लो। अब देखो आपसे क्या बोल जाता है, आपको बोला गया कि अगर हम लोग वॉल्यूम को रिड्यूस कर दे, वॉल्यूम को रिड्यूस कर दे, घटा कर कितना कर दे 1/3 कर दे, साफ साफ लिखा हुआ 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बोला गया अगेन इफ जो वॉल्यूम है वो कितना कर दे, जो वॉल्यूम पहले था इनिशियल कितना v, ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/3 मतलब इनटू 1/3 मतलब v/3 कर दे। अगर हम लोग वॉल्यूम कितना कर दे v/3, तो रेट कितने से बदल जाता है, तो चलो देखते हैं, इसमें रेट लिखते हैं रेट, तो रेट फाइनल कितना होगा,
रेट फाइनल अगर हम लोग लेंगे तो कांस्टेंट के मोल ऑफ Na का मोल Na और वॉल्यूम इसका कितना होगा V/3 का होल स्क्वायर। भी नहीं होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना लेंगे V/3 लेंगे। उसी तरह से B का मोल Nb और वॉल्यूम कितना लेंगे यहाँ पे कंडक्टर का वॉल्यूम V/3 लेंगे। और अगर इसको हम देखें जरा तो ये कितना आएगा K, ये 3 ऊपर जाएगा स्क्वायर, तो 3 दिए 9, हम लोग Na/V का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 3 जाएगा तो 3 बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ कितना लिखेंगे Nb/V। 3 को 9 से गुना करेंगे तो 9 3 27 K Na/V का स्क्वायर और ये Nb/V। और आप अच्छे से देखिए K Na/V का स्क्वायर Nb/V, K Na का स्क्वायर V Nb/V किसके बराबर है? रेट इनिशियल के बराबर है। तो इसका मतलब हमारे पास आया जो रेट फाइनल मतलब जब वॉल्यूम 1/3 कर दी तो रेट फाइनल जो है वो 27 गुना है रेट इनिशियल। तो यही हमारा आंसर हो गया। आपसे पूछ रहा था कि अगर वॉल्यूम 1/3 रिड्यूस करेंगे तो इनिशियल रेट का कितना गुना होगा फाइनल रेट, तो 27 गुना देख लो रेट फाइनल। क्लियर है? तो इस तरह का सवाल हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो पहले हम इसको नोट करें, एक दो क्वेश्चन और फिर कराते हैं। इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, है ना। और ये दोनों क्वेश्चन जो आपका है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। क्यों मैंने कहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन से? आप देखोगे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक टोटल 5 क्वेश्चन जो है उसके ऊपर में देखोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन वाइज बटा हुआ है। शुरुआत में लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन से 10 सवाल, फिर उसके बाद 5 सवाल जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से एक जगह कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो 11 और क्वेश्चन नंबर 14 ये दोनों आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सवाल है। लेकिन एक चीज ये भी समझना पड़ेगा कि एक सेक्शन में सेक्शन बना दिया गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ये 4-5 क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ी बोल रहा है कि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये सवाल है आपको बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है या नहीं। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ इन द फ्लोइंग रिएक्शन, ठीक है, एक दिया हुआ रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट इज 1.2 into 10 के पावर -2 मोलरिटी पर सेकेंड। ए से बी, देखो एक रिएक्शन ए से बी दिया हुआ है और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया 1.2 into 10 के पावर -2 मोलरिटी पर सेकेंड, ठीक है। फिर आपसे बोला गया कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी आपका प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन बताना है आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद बताइए बी कितना बना है, और एंड 20 मिनट्स 20 मिनट के बाद बताइए बी का कंसंट्रेशन कितना बना है। If we start 10 मोलरिटी ऑफ A, अगर A जो आपका है रिएक्टेंट उसके 10 मोलरिटी को लेकर के 10 मोलरिटी का कंसंट्रेशन लेकर अगर हम स्टार्ट करें रिएक्शन को, और तो 10 मिनट और 20 मिनट के बाद बताओ कि जो प्रोडक्ट आपका B है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ये सवाल पूछा गया। अगर आप सवाल को अच्छे से अगर पढ़े होगे तो सवाल में ये नहीं लिखा हुआ कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, तो फिर हम समझेंगे कैसे। मैंने आपको पहले ही मना कर दिया क्योंकि वो जो सेक्शन में ऊपर में लिखा हुआ जीरो रिएक्शन, तो ये थोड़ी होगा कि आपके एग्जाम में आएगा तो लिखा रहेगा ऊपर में जीरो रिएक्शन और ये क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा। आपको सवाल को देख करके ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सवाल है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सवाल है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का सवाल है। आपको याद होगा हमने आपको यूनिट पढ़ाया था, यूनिट मैंने आपको पढ़ाया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। और मैंने बोला भी था कि हम यूनिट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यूनिट कई बार मैंने आपको बोला कि रिएक्शन में ये नहीं डायरेक्ट लिखा रहता है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का या सेकंड ऑर्डर का, तो उस यूनिट से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा रिएक्शन किस ऑर्डर का है। अगर आप देखें तो रेट कांस्टेंट देखो दिया हुआ है 1.2 into 10 के पावर -2 मोलरिटी पर सेकेंड। तो मोलरिटी पर सेकेंड, मोलरिटी होता है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड आपको याद होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है। आपको मैंने समझाया था मोल पर लीटर के पावर 1 - n पर सेकेंड, n का वैल्यू 0 तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली मोल पर लीटर पर सेकेंड आ रहा है मतलब मोलरिटी पर सेकेंड, मोलरिटी पर सेकेंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है, जिसका मतलब रिएक्शन कहीं ना कहीं आपका जीरो रिएक्शन है, तो हम यूनिट से पकड़ रहे हैं। अब ये समझ में आया जीरो रिएक्शन का यूनिट है, तो जीरो रिएक्शन जितने भी हम लोग फार्मूलास पढ़े वो हम लोग फार्मूला इसमें ऑब्वियस आराम से धड़ल्ले से लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे तो वहां पे फार्मूला बदलेगा, तो इसलिए आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो चलो हमें पता चल गया कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। देखते हैं जरा क्या क्या दिया हुआ, पहले लिखते हैं।
ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा है, ए से बी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसका के वैल्यू दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट, के वैल्यू कितना दिया हुआ, 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मोलरिटी पर सेकेंड, ये तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन मेंशन कर रहा है। अच्छा, इसके बाद ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोलरिटी है, मतलब t बराबर 0 पे ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना स्टार्ट किया हम लोग, 10 मोलरिटी, के मोलरिटी। तो आपसे पूछ रहा है कि B का कॉन्सेंट्रेशन 10 मिनट के बाद कितना होगा और B का कॉन्सेंट्रेशन 20 मिनट के बाद कितना होगा। तो चलो देखो एक चीज बताओ, B का कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था, B का कॉन्सेंट्रेशन था B बराबर x, x बराबर kT, याद होगा। तो B बराबर x, x बराबर kT, हम लोग पढ़े थे B का कॉन्सेंट्रेशन x के बराबर होता था और x बराबर कितना होता था, kT। तो t 10 मिनट में मेरे को चाहिए, मतलब जो देखो B का कॉन्सेंट्रेशन हमको चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं ऐसे, B का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपको 10 मिनट के बाद, तो 10 मिनट के बाद चाहिए तो K इंटू T आपको चाहिए 10 मिनट वाला, तो K का वैल्यू तो दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 है ना, ये मोलरिटी पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ 10 मिनट, 10 मिनट सेकेंड में ले जाएंगे तो 10 इंटू 60 करेंगे, 10 इंटू 60 करेंगे हम लोग, 10 इंटू 60 करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, ये सेकंड होगा, तो सेकंड से तो कैंसिल हो जाएगा, मोलरिटी कितना आ जाएगा देखते हैं जरा, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, और 6 और 12 12 6 72, 7.2 मोलरिटी। तो ये आपका आ गया बी का कॉन्सेंट्रेशन 10 मिनट के बाद। उसी तरीके से अब देखो फिर हम लोग निकालते हैं, उसी तरीके से अगेन फिर अब हमको निकालना है बी का कॉन्सेंट्रेशन 20 मिनट के बाद। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 20 मिनट्स, तो 20 मिनट बाद अगर लिखते हैं तो 20 मिनट के बाद क्या होगा, kT, तो k इंटू टी, 20 मिनट्स लेंगे, k का वैल्यू कितना है 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ये मोलरिटी पर सेकेंड, और 20 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में लें तो 20 इंटू 60 सेकेंड कैंसिल हो, मोलरिटी में कितना आ जाएगा, तो 2 जीरो ये वाला इस 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144, 14.4, 14 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 14, 144 होता है, 12 इंटू 12 144, और दशमलव एक दिया होगा तो 14.4 होगा, 14.4, 14.4 मोलरिटी, ठीक है 14.4। तो चलो क्या 14.4 ये इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, 14.4 बी का कॉन्सेंट्रेशन 20 मिनट्स के बाद नहीं होगा। आप अगर आंसर शीट भी देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि थिंक, ठीक है, मतलब आपको सोचना है वहां पे 14.4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको जरा समझते हैं, 14.4 क्यों नहीं होगा। देखो 20 मिनट के बाद आप निकाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन 14.4 मोलरिटी, ये क्यों नहीं होगा ऐसे समझते हैं। ए से बी बन रहा है, ए का जो कॉन्सेंट्रेशन जो आप इनिशियल लिए वो 10 मोलरिटी है, तो ए अगर मान लो कि एक मोलरिटी अगर टूटेगा तो इसके कारण बी का कितना मोलरिटी बनेगा, 1। रिएक्शन जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तब ए का पूरा अमाउंट खत्म हो जाएगा, 10 मोलरिटी खत्म हो जाएगा, तो ए के 10 मोलरिटी खत्म होने से बी का मैक्सिमम कितना बन पाएगा, 10 ही बन पाएगा, 11 तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि रिएक्शन एक साइन बोर्ड होता है वो मेंशन करता है कि इसका 1 मोलरिटी टूटने से इसके 1 मोलरिटी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आप इनिशियली इसका 10 मोलरिटी लिए हैं तो रिएक्शन जब समाप्त हो जाए तब भी इसका कितना बनेगा, 10 ही मोलरिटी बनेगा, क्योंकि आप 10 ही मोलरिटी लिए हो इसका, है ना, तो इसका 10 मोलरिटी बनेगा। अब देखते हैं अच्छे से, तो इसका मतलब ये 14.4 मोलरिटी तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा थोड़ा समझो ऐसे, T100 की अगर बात करें, T100 मतलब टी कंप्लीशन, अगर टी कंप्लीशन की बात करें तो A बटा K होता था, आपको याद होगा, A बटा K, टी कंप्लीशन 100% रिएक्ट करने का टाइम। तो आप जो 20 मिनट निकाल रहे हो ना, 20 मिनट से पहले रिएक्शन खत्म हो चुका है। देखो कैसे, A बटा K अगर हम निकालेंगे तो A का वैल्यू कितना है 10 मोलरिटी, A का वैल्यू 10 मोलरिटी लिए है ना, और A मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोलरिटी है, K का वैल्यू कितना 1.2 into 10 के पावर माइनस
2। तो अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको टी कंप्लीशन निकालना है, तो ये सेकंड में आएगा आपका। तो ऐसा करते हैं ना, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि 10 बटा 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ये सेकंड में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से भागा देते हैं, 1/60 से। ठीक है, अब देखो जरा कितना आएगा, ये आपका हो गया मिनट। ठीक है, मिनट, इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये 2 जीरो ऊपर जाएगा, तो आपका ये, चलो वैसे काटते हैं, 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो पड़ गया 100, और 12 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक कितना होगा, 12 छक 72, 7.2 और 7.2 और 100 ऊपर में है, तो इसको अगर हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, लगभग 7.2 है ना, तो 7 एकम कितना होगा, 7 एकम 7, 7.2, तो कितना बचेगा वहां पे, या ऐसे करो 1000 करो इसको, हम यहाँ पे करते हैं 1000, ये आपका 72 है, तो एक बार में 72 हटाएंगे, 8 80 20 28 0, 280 है, 280 कितने बार में कटेगा, 4 में 8 है, 4 बार में लेंगे तो 4 बार में, तो 4 में 8, 4 7 28, 4 में 8, 4 7 28, तो लगभग वही कितना 288, ये 3 बार में 13 मिनट, लगभग 30 मिनट्स। तो लगभग देखो ये 30 मिनट्स में, लगभग 13 मिनट में ये रिएक्शन क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। लेकिन आपसे 20 मिनट के बाद आपसे बी का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। जब रिएक्शन आपका 13 मिनट में ही खत्म हो गया, 13 मिनट में खत्म होने का मतलब हुआ कि बी का 10 मोलरिटी बना होगा। तो 13 से 14 मिनट हो, 15 मिनट हो, 16 मिनट हो, 17 मिनट हो, 50 मिनट हो, बी का कंसंट्रेशन तो 10 मोलरिटी ही बनने वाला है, उससे ज्यादा तो बनेगा नहीं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि बी का जो कंसंट्रेशन है आफ्टर 20 मिनट्स है ना, चूंकि रिएक्शन तो 13 मिनट में खत्म हो गया, तो ये कितना बनेगा आपका बन जाएगा यहाँ पे 10 मोलरिटी बनेगा, 10 मोलरिटी से ज्यादा नहीं बनेगा, 10 मोलरिटी बनेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको नोट करो, फिर हम सॉल्यूशन पर आते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करो, फिर इसको आप ट्राई करो, नहीं बनेगा तो हम करवाएंगे। नोट करो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, उसका आंसर सेकंड वाले जो 20 मिनट के बाद बी का कंसंट्रेशन वो 10 ही आएगा। वो मेरा ख्याल है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 0.10 मोल, सॉरी 0.01 ml होगा, गलती से मैंने लिखा ml, ठीक है, 0.10 ml, ठीक है, कंटेन्स 6 × 10 की पावर 6 मोल ऑफ H+ आयन। मतलब एक सॉल्यूशन है ड्रॉप का, एक ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, एक ड्रॉप है जो कि एक प्रकार का सॉल्यूशन है जिसका टोटल वॉल्यूम 0.10 ml दिया हुआ है, और उसमें H+ आयन का जो मोल है वो 6 × 10 की पावर -6 मोल दिया हुआ है, ठीक है। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H+ के डिसअपीयरेंस का रेट कांस्टेंट, मतलब H+ जो है एक रिएक्शन के माध्यम से वो डिसअपीयर हो रहा है। कोई रिएक्शन हो रहा होगा जिसमें H+ क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। मतलब रिएक्शन तो बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे H+ डिसअपीयर हो रहा हो सकता है कि H+ चूंकि एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो H+ गायब होगा, बेस के साथ OH- आयन के साथ रिएक्शन करके, तो उस रिएक्शन का डिसअपीयरेंस का जो रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 1 × 10 की पावर 7 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो आपसे बोला हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर H+ इन ड्रॉप टू डिसअपीयर, मतलब उस ड्रॉप से H+ को पूरी तरह से डिसअपीयर होने का टाइम कितना लगेगा, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर H+ इन ड्रॉप टू डिसअपीयर, ठीक है। तो उस ड्रॉप से H+ को पूरी तरह से डिसअपीयर होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए जरा एक चीज बताओ कि इसमें कहीं से भी आपको लगता है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, कहीं तो लिखा हुआ तो डायरेक्ट नहीं है। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता करेंगे कि रिएक्शन किस ऑर्डर का है, और रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो जरा अच्छे से, मोल पर लीटर पर सेकंड, ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब डिसअपीयरेंस ऑफ H+ जो है, डिसअपीयरेंस ऑफ H+ जो है ये आपका इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, रेट कांस्टेंट से देखते जरा। जो आपका ड्रॉप है, मान लो ये है ना ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, इसको डिसअपियर होना है, इसमें H प्लस आयन है, तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 0.10 ml दिया हुआ है। इसमें जो H प्लस आयन है उसका मोल्स ऑफ H प्लस आयन वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 6 × 10⁻⁶ मोल, ये दिया हुआ है। और इसको किसी रिएक्शन के माध्यम से डिसअपियर होना है, डिसअपियर होना है, डिसअपियर होगा ऑब्वियसली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आपसे इसके डिसअपियरेंस, पूरा H प्लस आयन का डिसअपियरेंस होने का टाइम पूछ रहा है। एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, K का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक, और आपसे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर H प्लस इन ड्रॉप टू डिसअपियर, मतलब आपसे ड्रॉप का डिसअपियर, मतलब जो आपका H प्लस आयन है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए, तो उसका टाइम पूछ रहा है आपसे, मतलब T100 पूछ रहा है आपसे। कंप्लीट H प्लस आयन डिसअपियर हो गया, मतलब कि कंप्लीट रिएक्शन हो गया, कंप्लीट रिएक्शन का मतलब कि T100। तो आपसे पूछ रहा है नाउ, आपसे पूछ रहा है T100, जिसको हम टी कंप्लीशन कहते हैं। T100 बराबर ऊपर है A/K। तो K तो दिया हुआ है, A क्या होता है, A का A मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन H प्लस आयन का कितना है, डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ, मोल दिया हुआ, मोल और वॉल्यूम का यूज करके हम लोग कंसंट्रेशन तो निकाल ही सकते हैं। देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग A को कितना लिख सकते हैं, A को लिखेंगे कंसंट्रेशन है तो मोल्स ऑफ H प्लस बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर इन ml लेंगे तो इनटू 1000 करना पड़ेगा अपने को, डिवाइडेड बाय K, A करेंगे ना हम लोग, ये हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, वैल्यू को रखते हैं जरा, इधर हम कर रहे हैं। तो H प्लस आयन का मोल कितना है, 6 × 10⁻⁶। ठीक है, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम कितना है 0.10 इंटू K का वैल्यू कितना है, K का वैल्यू 1 × 10⁻⁷, ऊपर में 1000। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, जो आपका T100 आ रहा है वो किसमें आएगा, मिनट या सेकंड में, तो आप साफ शब्द को सेकंड में आपका आएगा, तो यही आपका सेकंड जो होगा वो आंसर हो जाएगा। देखो लगता है कि कैलकुलेशन काफी आसान है, तो क्यों ना काट भी लें हम लोग। देखो जरा अच्छे से, ये 0.10 है, तो 0 हटा भी सकते, 0.0 कोई महत्व नहीं होता है, 0 हटा देंगे। तो अगर हम लोग 0.1 को अगर 10⁻⁷ से हम करते हैं तो नीचे 10 आएगा, और 10 इसके साथ सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 होगा, और ये 10⁻6 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब 6 × 10⁻⁻12 -6 इंटू 1000 सेकेंड। मेरे को लगता है सॉल्व करेंगे तो इसको इसके साथ सेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 × 10 की पावर कितना, 3 इसके साथ जाएगा तो -9 ना, तो -9 सेकेंड, कितना समय लगेगा डिसअपियर होने का। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले आप इसको नोट करें, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काफी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसमें हम लोग है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंडिविजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर आपको हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाएंगे। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, तो और भी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन होता है 3/4 1/2, तो उसके लिए हम आपको पढ़ाएंगे nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर उस तरह का सवाल रहेगा तो उसमें हम लोग nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो चलो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तकरीबन अगर मान लो कि अगर पूरे असाइनमेंट में या क्वेश्चन अगर आप देखो तो जितने भी क्वेश्चंस है तकरीबन उन सारे क्वेश्चन का
70% जो एरिया है, या ऐसे बोलो कि केमिकल काइनेटिक्स में अगर देखा जाए तो तकरीबन 70% जो पार्ट है ना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बना हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसमें है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन का 70% पार्ट है उसमें, तो काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहली बात ये कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते किसको है, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? ऑब्वियस है एक ऐसा रिएक्शन जिसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो, 1 के बराबर, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं सच रिएक्शन whose overall order of reaction is equal to 1 is called first order रिएक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने के बराबर हो, 1 के बराबर, दोस्तों ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो कि ए से बी एक रिएक्शन है जो कि कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए आप क्या लाते हैं, रिएक्टेंट लाते हैं, और यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, ए, और ए से आपका बी बन रहा है, बी आपका क्या है, प्रोडक्ट है। शुरुआत में हम लोग रिएक्टेंट लेके आते हैं, तो मान के चलो कि टी बराबर 0 पे हम लोग ए का जो कॉन्सेंट्रेशन लाए वो ए मोलरिटी लाए। ठीक है, स्मॉल ए मोलरिटी। कुछ समय के बाद टाइम टी, एक टाइम टी मान लेते हैं, टाइम टी के बाद ए जो रिएक्टेंट है आपका जिसका कॉन्सेंट्रेशन ए है वो टूट गया। ऑब्वियसली टाइम के साथ ए बी में जा रहा है तो ए का कुछ अमाउंट टूटेगा तभी तो बी का फॉर्मेशन होगा। तो मान लो कि ए का x अमाउंट टूट गया तो बचेगा कितना, इसका a माइनस एक्स बचेगा। इसके कारण इसका बनेगा कितना, इसका बनेगा x मोलरिटी। दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे बात करें तो एक टाइम मान लेते हैं t1, एक टाइम t1 पे हम लोग देखें तो मान लो इसका कंसंट्रेशन x1 टूट गया, तो अगर x1 टूटा है तो इसका बचेगा कितना, a माइनस x1 मोलरिटी बचेगा, इसका बनेगा कितना, x1 मोलरिटी बनेगा इस कंडीशन में। और अगर हम एक दूसरा टाइम देखें, एक दूसरे टाइम अगर t2 पे अगर हम लोग देखें तो t2 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन मान लो x2 से टूट गया तो इसका बचेगा a माइनस x2, इसका बनेगा कितना, x2 मोलरिटी। तो ऐसे तो हम लोग सब ये इस तरह का काम हम लोग जानते हैं, ऐसे इस तरह से फ्रेमिंग पहले भी लोग देख चुके हैं, जानते भी हैं। अच्छा, अगर मेरा आपसे ये सवाल हो कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये मस्ट बी एलिमेंट्री, मतलब पक्के से एलिमेंट्री होगा या पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स होगा, या एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, तो क्या होना चाहिए जरा सोच के आप लोग बताएंगे, है ना, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना एलिमेंट्री होगा, मस्ट बी एलिमेंट्री, मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, या मे बी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, तो क्या होना चाहिए? तो चलो देखो जरा इसका आंसर होगा कि एलिमेंट्री भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ इसमें। जैसे अगर एलिमेंट्री होता है तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर जो है, ऑर्डर वो कोफिशिएंट के बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहां देखें ये रिएक्शन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर माने, अभी इसका कोफिशिएंट कितना, 1 है, 1 है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट्री मान के चलो, अगर ये एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री में कोफिशिएंट ऑर्डर के बराबर होता है, तो कोफिशिएंट 1 है, ऑर्डर भी 1 है, बराबर है, इसका आंसर एलिमेंट्री है, बिल्कुल एलिमेंट्री है। लेकिन अगर मान लो कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में तो कोफिशिएंट जो है ऑर्डर के बराबर तो होगा नहीं, तो मैंने वहां पे लिखाया होगा कि ऑर्डर बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर बराबर है तो वो इत्तेफाक है कि वो हो गया है, तो इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कोफिशिएंट यहाँ 4 भी रहेगा तभी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी कॉम्प्लेक्स मान लो ये 4 लिखा हुआ यहाँ पे है और ये अगर रिएक्शन है तो हम लोग 4 नहीं लेंगे, हम लोग 1 ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स, अगर ये कॉम्प्लेक्स भी है ना, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और एलिमेंट्री भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स भी है तभी आप 1 ही लोगे, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो इससे ये पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है, मतलब आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी क्या हो सकता है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट भी क्या था, कॉम्प्लेक्स था, वो एलिमेंट्री हो ही नहीं सकता था क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ जीरो होना चाहिए, जीरो तभी हो सकता है जब वो कॉम्प्लेक्स है। मैंने पढ़ाया था, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, मे बी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। चलो आगे आप बात करते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सिंबल का बोलबाला है, थोड़ा सिंबल के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग ए दिखाते हैं, कैपिटल ए, और इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो ये ए का कॉन्सेंट्रेशन अर्थात रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी होगा, और या फिर इसी चीज को हम लोग सी दिखा सकते हैं, या सीटी, याद होगा आपको सीटी, ठीक है ना। सीटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, और एट एनी टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, a माइनस एक्स है, तो आप a माइनस एक्स भी दिखा सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद हो, ऐसे होगा। अच्छा, फिर मैंने आपको सिखाया अगर ए नॉट है या सी नॉट है या ए है, ए क्यों, ए नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना लिए, ए लिए, तो ए, तो ये आपका क्या हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इतना तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, बस सिंपल है, थोड़ा सा देखना है आपको अच्छे से। चलो इसके बाद आते हैं, अब लिखते हैं हम फ्रॉम रेट लॉ से। तो फ्रॉम रेट लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, रेट बराबर के, ठीक, के वगैरह भी छोड़ते पहले। रेट का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, तो हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म में सिखाए थे, आपको याद होगा। अगर किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना है तो रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस में उसके कोएफिशिएंट से भागा देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। अगर यह प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में या अपीयरेंस में उसके कोएफिशिएंट से भागा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं रेट बराबर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ए का डिसअपियरेंस कितना लिखेंगे, माइनस डी अपॉन डी टी, और चूंकि कोएफिशिएंट एक है कुछ नहीं तो एक से डिवाइड दिया वो तो अंडरस्टूड है आपका। उसी तरीके से अगर बी का लिखेंगे फॉर्मेशन तो डीबी अपॉन dt, और फॉर्मेशन में प्लस लगता है, चलो प्लस डीबी अपॉन dt, और कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो कोएफिशिएंट उसका कितना है, 1 है, 1 से नहीं भी करेंगे चलेगा क्योंकि अंडरस्टूड है वो, ठीक है। उसके बाद इसी चीज को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। कैसे dx अपॉन dt लिख सकते हैं, ये a का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t है, ठीक है, a का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, और a का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t कितना है, a माइनस x। तो अगर यहाँ पे a माइनस x रखेंगे और d बटा dt, तो a माइनस x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो a जो स्मॉल a है आपका वो तो कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, वो 0, अब माइनस x का इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, माइनस बाहर आ जाएगा, पहले से माइनस माइनस प्लस, तो dx अपॉन dt। और रेट का एक्सप्रेशन से रेट बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, रेट बराबर लिख सकते हैं k, a के कॉन्सेंट्रेशन के पावर 1 या k, a का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t है तो हम उसके जगह पे लिख सकते हैं a माइनस x, इतना तो लिख ही सकते हैं। ये सबको समझ में आना चाहिए क्योंकि मैं कई बार आपको कह रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है, हाउ टू रिलेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम, तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये डेरिवेशन आता है, तो इसलिए आपको आना चाहिए सब चीजें। तो खैर ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए। अब देखो इसमें लास्ट क्लास में हम इस तरह का कुछ पैटर्न लिखे थे और हम डायरेक्ट बोले थे कि सेकेंड और 4 5 टर्म को लेकर के डायरेक्ट काम करने लगे थे, तो आपके मन में एक उसमें सवाल ये था कि सर हम सेकंड और 5 क्यों लिए, सेकंड थर्ड क्यों नहीं लिए। तो आज मैं आपको उसका जवाब देता हूं कि जैसे अगर मान लो कि अब इसमें इतना सारा टर्म है, हमको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे अगर हम तो 2 टर्म को लेंगे तो अभी ऐसे इक्वल टू में एक लेफ्ट साइड होगा एक राइट साइड में होगा, तो इंटीग्रेट हम तभी कर पाएंगे इजिली जब हमारे पास वैसे कंडीशन में 2 ही फंक्शन, 2 फंक्शन, एक फंक्शन को लेफ्ट साइड रखेंगे एक फंक्शन को राइट साइड, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल होगा उसमें। लेकिन अगर मान लो कि फंक्शन अगर 3 हो 4 हो, 4 डिफरेंट फंक्शन हो तो दिक्कत होगा। अब देखो ना जरा ऐसे समझो,
हम पहला और दूसरा टर्म नहीं ले सकते, सॉरी ये इसके अकॉर्डिंग पहला दूसरा और तीसरा टर्म नहीं ले सकते। कैसे? ए का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी हमेशा वेरी करेगा, ऑब्वियसली वेरिएबल है, टी टाइम भी वेरिएबल है। बी का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी ये भी वेरिएबल है, dt तो समझ में टाइम वेरिएबल है। अगर हम इन दोनों को लेंगे, लेकर के इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि b का कंसंट्रेशन भी वेरिएबल है, a का कंसंट्रेशन वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है, तो अभी इसे इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर पाएंगे। सही है, तो थोड़ा दिक्कत आएगा। हम इसको इसके साथ नहीं ले सकते, x भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, तो दिक्कत होगा हमको। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम ऐसे दो टर्म को इक्वेट करें ताकि उसको आगे पीछे करने से दो ही फंक्शन मिले, है ना, और जिसके कारण लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आराम से इंटीग्रेट करें तो फंक्शन निकल जाए। अब देखो, अगर तुमको लेना है इसको इसके साथ नहीं ले सकते, अगर तुमको लेना है तो आप सेकेंड को 5 के साथ लो। देखो कैसे, d/dt ka का कंसंट्रेशन, a का कंसंट्रेशन और t वेरिएबल, मतलब कि a का कंसंट्रेशन और टाइम भी वेरिएबल है, k तो कांस्टेंट ही है। अगर आपको लेना है तो चौथा और छठा टर्म लो, dx/dt ka - x, तो आप इसको लेकर इंटीग्रेट करो, चाहे dx/dt को आप ka - x को लेकर इंटीग्रेट करो। तो इसमें देखो दो ही फंक्शन है आपका, x और t, क्योंकि a तो कांस्टेंट k भी कांस्टेंट, x को एक साइड ला करके लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, है कि नहीं। तो चलो हम क्या करते हैं, हम दूसरा और पांचवा टर्म को लेकर इक्वेट करके हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। आप चाहो, आपका इंटीग्रेशन अगर बहुत अच्छा आप इंटीग्रेशन जानते हो, आप चौथा और छठा टर्म को भी लेकर इक्वेट करो, जो हमारा फॉर्मूला आएगा वही फॉर्मूला आपका भी आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करो कि इसको यहां से लेकर यहां तक नोट करो, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हम इसको मिटा रहे हैं पहले, ये स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसके बाद देखते हैं। तो हम लोग लेंगे सेकेंड टर्म और 5 टर्म, सेकेंड और 5 को इक्वेट करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे यहां पे फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म, और सेकेंड टर्म कितना था, -da/dt बराबर k, a के कॉन्सेंट्रेशन के पावर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे दो चीजें वेरिएबल है, a और t, तो a को एक साथ रखेंगे, b को सॉरी t को एक साथ रखेंगे, तो हम लोग ऐसे करते हैं -da, a के कॉन्सेंट्रेशन को इधर ले आते हैं, a का कॉन्सेंट्रेशन बराबर k और dt। अब देखो क्या लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा आपका a में फंक्शन है, और राइट साइड में आपका टाइम में फंक्शन है, टाइम का फंक्शन। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड विद सुटेबल लिमिट्स, सुटेबल लिमिट्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। माइनस कांस्टेंट के बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन dA, ये 1/a टू dA 1/a, इंटीग्रेशन क्या है, सॉरी dA, ठीक है, बराबर k कांस्टेंट, k को बाहर निकालें, इंटीग्रेशन dt। अब देखो राइट साइड में टाइम का फंक्शन है, तो t बराबर 0 लेंगे, तो t बराबर 0 पे a का कंसंट्रेशन कितना होगा, स्मॉल a, लोअर लिमिट। अपर लिमिट में अगर एक टाइम t ले, तो टाइम t पे a का कंसंट्रेशन कितना होगा, a - x हो जाएगा। चलो आराम से इंटीग्रेट करते हैं। पहले 1/a into dA का इंटीग्रेशन कितना होता है, आप लोग फिजिक्स में जरूर पढ़े होंगे, 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x होता है, ln x। नहीं जानते हो तो जानो। और कैसे होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट करता हूं, आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ln x का डिफरेंशिएशन तो जरूर पढ़ा होगा आप लोग। तो d ln x और dx डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, ऐसे भी करके आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा, तो इसको हम लिखेंगे ln a, माइनस बाहर में है, अपर लिमिट अभी पुट नहीं कर रहे, a - x, और नीचे भी जिसका बस लिख दी, बराबर k dt का इंटीग्रेशन t
अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। ठीक है, अब पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 10 का 10 रहने दिए, a माइनस एक्स पुट करेंगे तो ln a माइनस एक्स माइनस ln a बराबर k t माइनस 0। यही होगा, माइनस अंदर ले जाओ तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, तो ln a और ये माइनस में ln a माइनस एक्स बराबर k और ये t। आप लोग पढ़े होंगे ln a माइनस ln b, ln a बटा b, तो हम लोग लिख सकते हैं k t बराबर ln a बटा a माइनस एक्स, लिख सकते हैं यहां से। तो यहां से t बराबर कितना लिख सकते हैं, t बराबर हम लोग लिख सकते हैं वो सॉरी kt बराबर हमारे पास कितना है ln a बटा a माइनस एक्स। तो kt बराबर ln को अगर हम लोग लॉग में लिखे, कई बार मैं आपको बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री में लॉग 10 बेस का काफी ज्यादा यूज होता है, तो log 10 की भी फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कितना लिखना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 ये बदल जाएगा किसमें log ये a बटा a माइनस एक्स। तो यहां से t बराबर लिख सकते हैं 2.303 अपॉन k log a बटा a माइनस एक्स, या फिर देखना अच्छे से 2.303 अपॉन k log स्मॉल a को हम लोग a नॉट भी लिख सकते हैं, याद होगा a नॉट या c नॉट भी लिख सकते हैं, और a माइनस एक्स को सिर्फ a लिख सकते हैं, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ये एक रिलेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रिलेशन दिखा रहा है कि हाउ टू रिलेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t विद टाइम के साथ कैसे एक का कंसंट्रेशन वेट करता है, और लॉग में रिलेट, लॉग से रिलेटेड ऑब्वियस है। फर्स्ट ऑर्डर के सवाल को बनाने के लिए आपको लॉग का सहारा लेना पड़ेगा, लॉग का यूज करना पड़ेगा, लॉग टेबल आना चाहिए देखने के लिए, तो मैं समय निकाल कर एक जरूर वीडियो लेक्चर डालूंगा, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, लॉग एंटी लॉग कैसे देखते हैं, फिर सिखाऊंगा, तो इसलिए आप थोड़ा वेट करिए, 2 क्लास है। तो हमारे पास रिलेशन आया kt पढ़ सकते हो, kt या t बराबर 2.303 अपॉन k log a बटा a माइनस एक्स, या log a बटा सॉरी a नॉट बटा a, log a नॉट बटा a, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहा भी था आपको पहले ही कि तकरीबन 70% जो एरिया है केमिकल काइनेटिक्स का वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही 70% एरिया इसका है, तो काफी ज्यादा बड़ा भी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है और काफी डिटेल पढ़ना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो आप पहले इसको नोट करो, अब इसी चीज को हम सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा, तो पहले इसको नोट करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करते हैं जरा, जैसे हमारे पास आया था kt, चलो kt लिखते हैं बराबर 2.303 और लॉग में a नॉट बटा a, या 2.303 लॉग में a बटा a माइनस एक्स, यही कुछ आया था। अब देखो इस चीज से नाम देखा जरा, हम इन दोनों को लेते हैं, kt बराबर कितना है हमारे पास, 2.303 लॉग a नॉट बटा a, ठीक है, a नॉट बटा a। अब हमको लॉग को ln में बदलना है, 2.303 लॉग को एक साथ कितना लिख सकते हैं हम लोग, ln लिख सकते हैं, तो ये हो गया ln a नॉट बटा a, कितना आ गया मेरे पास। इसके बाद देखो जरा अच्छे से, इसको हम इधर लाते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ln a नॉट बटा a बराबर k, कुछ नहीं ln के पीछे में क्या होता है, बेस e होता है, तो अगर हम लोग ln को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, e के पावर e kt चला जाएगा, मतलब a नॉट, आप लोग मैथ थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ेंगे अच्छे से लॉगरिथम के लिए, लॉगरिथम क्वेश्चन सर पढ़ाएंगे आप लोगों को थोड़ा बहुत, तो अगर हम लोग ln को हटाते हैं तो यहाँ बेस अभी कितना है e, तो जो बेस होता है उस बेस पर ये पावर चार्ज आता है, a नॉट बटा a बराबर हो जाएगा e के पावर kt, ये सब लोग जानते होंगे। जैसे अगर मान लो कि लिखा हुआ है log a की पावर सॉरी a बेस a मान लो, बेस a लिखा हुआ है इनटू यहाँ लिखा हुआ है x, ठीक है, या कुछ नहीं तो मान लो कुछ नहीं तो log का मतलब 10 है, बेस 10 है यहाँ पे 10x बराबर यहाँ लिखा हुआ a,
तो x बराबर कितना होता था, a की पावर 10, ऐसे ही होता है ना, नहीं सॉरी 10 के पावर a, 10 के पावर कितना होता है a, ऐसा आप लोग पढ़ेंगे, लॉ बताएंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, 10 के पावर a। इसी तरह से यहाँ से लॉग ln हटाए e है तो e के पावर kt, क्लियर है। और इसको ऊपर लेंगे, इसको नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे समझो a का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t a बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो a नॉट e के पावर kt नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस kt। देखो a बराबर a नॉट e के पावर माइनस kt, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मैं समझाता हूं क्यों। इससे पहले हम लोग पढ़े थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में a बराबर a नॉट माइनस kt आया था, याद करो a बराबर a नॉट माइनस kt। अब देखो यहाँ पर क्या है, a बराबर a नॉट e के पावर माइनस kt, e के पावर माइनस kt। और इस इक्वेशन को, इस फॉर्म की इक्वेशन को हम बोलते हैं विलहेल्माइज इक्वेशन, इसका नाम है विलहेल्माइज इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम है, इस फॉर्म को हम कहते हैं विलहेल्माइज इक्वेशन। यही चीज है, इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो विलहेल्माइज इक्वेशन। अच्छा एक चीज है, ये a आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है, ये सब लोग जानते हैं, टाइम के साथ घटता है। लेकिन ये कैसे घटेगा, लिनियरली घटेगा, नॉन लिनियरली घटेगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा, लॉगरिथम के हिसाब से घटेगा, ट्रिग्नोमेट्री में टाइम के अकॉर्डिंग घटेगा, कैसे घटेगा, इस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर आप देखें, टाइम को अगर जैसे बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ेगा तो माइनस kt है, इसको नीचे उतारेंगे e के पावर kt, टाइम बढ़ाएंगे तो टाइम के बढ़ने से नीचे वाला पूरा टर्म e के पावर kt बढ़ेगा, इस ये बढ़ेगा तो ये आपका क्या होगा, पूरा ये वाला टर्म क्या होगा, घटेगा, क्योंकि नीचे वाला बढ़ेगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब ये a का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t घटेगा। लेकिन घट कैसे रहा है, e के पावर माइनस kt के फॉर्म में घट रहा है, और e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। मतलब हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर में याद होगा लिनियरली डिक्रीज करता था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस with time exponentially, concentration of reactant in first order reaction decreases with time exponentially, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो ये तो समझ में आ गया। अगेन अब हम लोग देखेंगे B का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t। तो अभी हम लोग पढ़े A बराबर क्या पढ़े, a नॉट और e के पावर माइनस kt। a को हम लोग क्या a माइनस x लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t a माइनस x बराबर a नॉट e के पावर माइनस kt। तो यहां से हम लोग देखो, आपको याद होगा कि b का जो कंसंट्रेशन वो x के बराबर है, तो ये माइनस x को उधर लेंगे तो x हो गया, अब बराबर कितना लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो a माइनस a नॉट e के पावर माइनस kt। a को भी हम लोग a नॉट लिख सकते हैं, याद होगा अभी तुरंत मेंशन किए सब, a नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन a दिया हुआ है, तो a नॉट माइनस a नॉट e के पावर माइनस kt। तो देखो जरा यहां से x बराबर आ गया, a नॉट कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस e के पावर माइनस kt, और यही x क्या है, b का कंसंट्रेशन, तो b का कंसंट्रेशन x बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस e के पावर माइनस kt। तो देखो ये b का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t आ गया हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, b का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, a का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t a बराबर a नॉट e के पावर माइनस kt, b का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t बराबर b का कंसंट्रेशन कितना आएगा, b का कंसंट्रेशन बराबर a नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस e के पावर माइनस kt। जस्ट देख रहे हैं हम यहां, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा इसके बाद देखते हैं जरा, b का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, बढ़ेगा ऑब्वियस है, आप देख सकते नहीं तो चलो देखो ये टाइम को बढ़ाते हैं, ये फॉर्मूला इसी में बढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं। टाइम बढ़ाएंगे, टाइम जैसे देखो e के पावर माइनस kt है, तो क्या इसको हम लोग नीचे में 1 बटा e के पावर kt लिख सकते हैं। टाइम बढ़ेगा तो
तो ये वाला वैल्यू जो ओवरऑल जो यहाँ पे 1/e के पावर kT है वो क्या होगा, टाइम बढ़ाएंगे तो नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा, और नीचे वाला वैल्यू बढ़ा तो ऊपर 1 है तो नीचे बढ़ेगा, तो इसका मतलब कि अपने आप जो टोटल वैल्यू होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो ये वाला वैल्यू घटेगा, तो ये वैल्यू जितना घटेगा वो 1 में से घट रहा है, तो ये जितना 1 में से कम घटेगा उतना ज्यादा बचेगा। तो टाइम जैसे से बढ़ाएंगे उतना छोटा वैल्यू होगा, जितना 1 से छोटा वैल्यू घटेगा इसका मतलब ये होगा कि उतना ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगा, और जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू इसका मतलब बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, बढ़ता भी है, तुम जानते ही हो। हाँ, सवाल ये कि बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, आप देख सकते हो जो टाइम का जो फंक्शन है वो e पर लगा हुआ है, e के पावर माइनस kT, तो एक्सपोनेंशियली क्या होगा यहाँ पे बढ़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन किसमें जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन increases with time, increases exponentially, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, हालांकि ये फॉर्मूला ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप तो उसका फॉर्म है, इसको बदल बदल के दिखा रहे हैं आपको, है ना। चलो तो यहां तक आप क्या करो कि पहले आप यहां तक रहने देते हैं आज भर, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।